जेवर क्षेत्र के गठबंधन के प्रत्याशी श्री अवतार भड़ाना जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, सोहेल देव पार्टी के यहाँ जिम्मेदार साथीगण, ये बहुत ही ऐसा समय है कि हमें और आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। और जैसा मैं माहौल देख रहा हूँ मुजफ्फरनगर से आगरा तक, आज मैं आपके बीच आगरा से आ रहा हूँ। पहली सभा आगरा में थी, किरावली में, सुन लो, फिर सोख में, फिर माट में, फिर यहाँ आपके बीच लगातार हम लोग चल रहे हैं। और सच पूछो तो आज हमारी मेहनत के कोई मोल नहीं होता। 5 साल देखना पड़ता है, जनता देखती है 5 साल सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है। हम लोग सत्ता के बाहर रहे हैं कई वर्षों से, कभी चौधरी साहब के साथ आप रहे, चौधरी अजीत सिंह जी को आपने करीब से देखा। इस चुनाव में वे दोनों हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी पहचान आपके दिल में है। आज आपको ये सोचना चाहिए कि गांव देहात में 2 बीघे 3 बीघे का जो काश्तकार है, किसान है, अगर चौधरी साहब नहीं होते और चौधरी अजीत सिंह जी ने को आप ताकत नहीं देते, तो आज आप अपने बच्चों को फिर भी पढ़ा पा रहे हो नोएडा में, दिल्ली में। 2-3 बीघे का काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत नहीं है। और आज आप सोचिए कि आजाद भारत में पहली ऐसी सरकार बनी जो कहने को तो बहुत मजबूत थी। यूपी में 303 विधायक, 303 राइफल, बंदूक आपने योगी जी को पकड़ा दी, और संसद में इतनी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार इतनी मजबूत बना दी जिसके आगे जनता मजबूर हुई, और 13 महीने आंदोलन चला। 13 महीने आंदोलन चलाने वालों का कोई लालच था क्या? वे कोई व्यक्तिगत लाभ या कोई फायदे को देखकर वहां सड़क पर बैठे थे? उनकी घरवालियां बैठी थी, महिलाएं, बच्चे, पूरा परिवार सैकड़ों किलोमीटर से पैदल पैदल चल के, ट्रैक्टर पे सवार होकर, लाठी खाते हुए, उनके रास्ते में तार बिछाए गए, बैरिकेडिंग लगाई गई, उनका हर मोड़ पर अपमान करने की कोशिश सरकार के गुंडे और दलालों ने किया। आजाद भारत में क्या कभी 13 महीने का आंदोलन चलाने को आप मजबूर हुए क्या? क्यों नौबत आई? अगर चौधरी अजीत सिंह जी के पास ताकत होती उस समय, अगर आप किसानों की राजनीति मजबूत होती, आपका दबदबा होता, आपका दबाव होता, तो शायद वो लोग जो हमारे बीच के निकल के गए हैं, आज पार्लियामेंट में हैं, आज देश के सदन में मौजूद हैं, वो लोग ऐसे कानून को पारित होने नहीं देते। ऐसी नौबत नहीं है। और इस सब के बाद आप ये भी सोचिए कि जब तो ये कानून लाए थे तब बताया बहुत बड़ा फायदा होगा, और जब कानून हटा दिए तब कह रहे हैं अब आय दोगुनी हो जाएगी। दोनों तरफ ही इनको लाभ, चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये मीडिया वाले आके पूछते हैं, साहब चलो नाराजगी थी, अब तो कानून वापस ले लिए, अब तो जो है वाहवाही हो रही होगी मोदी जी की। क्यों हो? क्यों कोई बढ़ाई करे इस सरकार की जिसने किसानों को कुचल दिया? पीछे से जो है बात हुआ, थार निकल के चल गई, और उसके बचाव में पूरी सरकार जुटी रही। वे लोग आज भी सुशोभित हैं, मंचों पे मंत्री बने बैठे हैं। क्या दंड मिला उनको? 13 महीने तो हमारे बेकार हुए, हमारे लोग गए 700 से ज्यादा। आज भी उन्हें मानने को तैयार नहीं सरकार। संसद में जब उनसे पूछा गया तुम बताओ आंकड़ा क्या है सरकार पे, कितने लोग मरे, कितने लोग शहीद हुए, सरकार उन्हें शहीद मानती नहीं।
सरकार कहती है हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। आंदोलन भी उठ गया, संगठनों ने बात भी मान ली, अभी भी मुकदमे भी दर्ज है, ना एमएसपी की कोई बात हो रही, ना ही उन शहीद परिवारों के सम्मान में कोई बात हो रही। लानत है ऐसे लोगों पर। मेरे नजर में मजबूत वो लोग होते हैं जो जनता के आगे झुकते हैं। जनता के आगे झुकने वाली सरकार, जनता की मानने वाली सरकार, बात वे मजबूत है। ये तो कमजोर पंगु लोग हैं, इन्हें तो बस एक चीज दिख रही, सत्ता, और उस सत्ता को हासिल करने के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा बस। आपके इस गठबंधन के प्रत्याशी जो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर बिजनौर सदर से लड़ रहे हैं चुनाव, डॉक्टर नीरज चौधरी, ये इतने गिर गए, अब ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर नीरज चौधरी प्रचार कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ले, यानी किसान के बेटे पे भी एनएसए लगाना चाहते हैं ये लोग। वह खून, हमारा खून, हमारे भाई जो वहां सीमा पे खड़े हैं, अब उन्हें भी हम लोग क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेंगे? ये बदतमीज लोग, योगी जी आके कहते हैं कि ये लड़के हैं, ये दंगा भड़काएंगे। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं, यहां कोई ये यकीन करेगा इस बात को, अगर मुझे ताकत मिलेगी, सत्ता मिलेगी, मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? इन बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। इन बातों का जवाब अगर देना है तो 10 तारीख में आप दे सको। आप मेरे बड़े हो, चौधरी साहब के जाने के बाद, वरना यही उलझुल बातें चलेंगी। और एक बात और बता रहा हूं, मैं आपको चेताने आया हूं, हालांकि माहौल तो बहुत बढ़िया है, कोई जगह नहीं दे रहा गांव में इन्हें बैठने, लेकिन अगर हम और आप चूक गए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अब तो आंदोलन हो गया और मान सम्मान की लड़ाई भी लोगों ने लड़ी और उनकी बात भी मानी गई, लेकिन अगर हम और आप चूक गए तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सड़क पे आके आंदोलन करे और समाज की बात कह सके। जिंदाबाद। इसलिए बात तो ठीक है, अवतार जी ने ठीक कही, सवाल जेवर का है, सवाल हमारे मुद्दों का है, सवाल हमारे विकास का है, लेकिन सवाल हमारे अस्तित्व का भी है। इस क्षेत्र ने हमेशा किसान आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। हमें कि अब इसका मिजाज बदल रहा है, बड़े शहर का आप हिस्सा बन रहे हो, एनसीआर में हो, लेकिन उसका आपको लाभ क्या मिल रहा है मैं पूछना चाहता हूं। क्या लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। और इस सरकार ने आपको क्या दिया? किसानों को टॉर्च दे दी, लाठी पकड़ा दी, कहा अगर खेत है तार लगाओ और वहां पहरेदारी करो, चौकीदार बन जाओ, और बाबा अपने दूध बेच देते हैं बीच बीच में कि भाई इनकी जो फसल देख के आओ क्या है। जिंदाबाद। और क्या मिल रहा आपको? भाव नहीं मिल रहा कुछ किसानों को, बिजली सबसे महंगी की, और जो अगली पीढ़ी है, देखो जमीन ज्यादा बच नहीं रही लोगों पर। हमारे क्षेत्र में पश्चिम में कोई बड़े काश्तकार नहीं बच रहे, कम कम जमीनें हैं, उनका बंटवारा होता चला जा रहा है और आगे भी होगा। और अगली पीढ़ी, उसके ऊपर बड़ा संकट है, वो खेती नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते। उनके लिए सरकार ने क्या किया? सुविधाओं के नाम पे सरकार ने क्या दिया? जहां ऑक्सीजन की कमी से बच्चे लोग मर रहे थे, अगर दवाई चाहिए थी रेमडेसिविर, तो पहले कमिश्नर से चिट्ठी लिखाओ, फिर डीएम से उसका स्टैंप डलवाओ और फिर टेस्ट रिपोर्ट लेके आओ, तब जाके हम मानेंगे। ऑनलाइन पहले उसको भरो फॉर्म को, तब माना जाएगा हाँ आपको अस्पताल की जरूरत है। कितने लोग मारे गए ऐसे ही बेवजह? बचाव हो सकता था अगर सरकार की तैयारी होती, कोई योजना होती। सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए, और हमने एक आरटीआई डलवाई, और ताज्जुब होगा आपको कि जब कोविड के 2 साल गए हैं, इसमें एक भी डॉक्टर या नर्स की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की,
एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं। और भर्ती का तो सवाल पूछता हूं तो मैं जानता हूं लोगों को ऐसा लगता है कि छुरी डाल दी, क्योंकि बार बार भर्ती होती है, नौकरी मिलती है, भर्ती बुलाई जाती है, नौकरी किसी को मिलती नहीं। कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी इम्तिहान रद्द हो जाएंगे, भर्ती रद्द हो जाएगी। और मैं इसलिए नौजवानों को कहना चाहता हूं, मिलिट्री की तो भर्ती हो ही नहीं रही, लेकिन फिर भी गांव में आप दौड़ लगा रहे हो। इन्होंने बात कही, मैं बात पकड़ के बता रहा हूं। अखिलेश जी से हमने बात कर ली है, मैं घोषणा पत्र में रखा था और उन्होंने भी बात रखी है, स्वीकारी है। कोविड में 2 साल खराब हो गए, अगर उम्र बढ़ानी भी पड़ी तो बढ़ाएंगे, भर्ती बढ़ानी भी पड़ी तो करेंगे। ना इसके आगे न इसको पीछे, कोई और बात मतलब की नहीं है, यही बात मतलब की है। नौजवानों की हमें चाहिए नौकरी समय पे हो और पूरी प्रक्रिया सरल हो, इतनी जटिल ना हो कि फंसा के रखा हुआ है बच्चों। तो भर्ती करेंगे। अभी तो फॉर्म भरते हो तो आवेदन शुल्क देते हो, उसमें 18% GST भी देना पड़ेगा। हालात इतने खराब है और भर्ती खुलेगी, आपको बुलाया जाएगा, बरेली पे दौड़ करो और गाजीपुर में इम्तिहान दे के आओ। यही तो हो रहा है आप लोगों के साथ। लेकिन आप हमें ताकत दोगे और जब बैठ के लखनऊ में मिलकर हम फैसला लेंगे तो पश्चिम के साथ और आप नौजवानों के साथ कोई अन्याय होने वाला नहीं है। ये सरकार बड़ी जालिम सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे बात करते हैं, झांसे देते हैं। बाबा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अब चौधरी चरण सिंह जी ने तो गुंडा एक्ट बनाया था 1970 में, आप हमें क्या सिखाओगे लॉ एंड ऑर्डर? वो कहते गुंडे भगा देंगे। मैं तो बाबा से पूछना चाहता हूँ, मैं कोई गुंडा था क्या जो हाथरस पर मुझ पे लाठीचार्ज किया? मैंने कोई अपराध कर रखा था? आप कौन से गुंडे भगा दोगे? लॉ एंड ऑर्डर में धज्जियां उठ चुकी हैं। उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, यहाँ बुलंदशहर में वही चीज हो रही है। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिए गए, परिवार का ये आरोप है। कितनी गंदी बात है। अंतिम दर्शन भी आप अपनी बच्ची के, वो परिवार के लोग नहीं कर पाए। इतना क्रूरता का परिचय सरकार ने बार बार दिया और तब भी बाबा कुछ भी कह देते हैं। उनका तो कुछ ही, वो तो मस्त आदमी है, कुछ ही कह ले, मस्त मन। अब वो कह रहे जो ये पश्चिम के लोग ज्यादा गर्म हो रहे, मुझे लगता है वो ये मानते हैं कि हम सब जो है 20% में है। ये 20% वाले इतने गर्म हैं कि ये 100% तक पहुंचा देंगे हमें। बाबा ये जो भी नौजवान गर्म है, नौजवानों की गर्मी कहां निकाल पाएंगे बाबा? इनकी बस की नहीं है। तो इस बार हैंडपंप का बटन इतनी बार दबाओ, ऐसे दबाओ जोरदारी, पानी ठंडा निकले, वो ठंडक उनको मिल जाए, पी ले। उनको नहा देंगे, उसमें नहला देंगे। और इस सरकार ने बदतमीजी की है लोगों के साथ, बहुत बदतमीजी की है। कोई लखनऊ जाता था लाठीचार्ज, शिक्षक गए लाठीचार्ज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस गए लाठीचार्ज, मुझ पे लाठीचार्ज, आप पे लाठीचार्ज, कोई मतलब नहीं। महापुरुषों का अपमान किया। स्कूल में मीर भोज का जो पूरा प्रकरण था बेवजह, आप महापुरुष का नाम लिख रहे हैं और फिर उसे मिटा रहे हैं। स्कूल बंद है, क्या होगा? लोग क्या, स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, स्कूल तो बंद है, मेरे बच्चे अब नहीं जा रहे। क्या जा रहे? स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। तो मीर भोज के पूरे प्रकरण में और कोई दोषी नहीं, सरकार योगी जी ने खुद फैसला लिया कि मैं तब आऊंगा जब उनका नाम मिटाओगे, वरना मैं आने का नहीं उद्घाटन करना। एयरपोर्ट का नाम रखा वही भोज के नाम पर कर देगा हमको। ये राज्य सरकार, मैंने अखिलेश जी से बात कर रखी है। 2 बात है कि एक तो एयरपोर्ट का नाम राज्य सरकार प्रस्तावित करती है, उसका अनुमोदन केंद्र की करती है सरकार। ये जानता हूं क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री थे इस विभाग। तो हम इस काम को करेंगे कि इस एयरपोर्ट को मीर भोज के नाम
हम उसको समर्पित करेंगे और एक विराट सम्राट मेघदूत की विराट मूर्ति का निर्माण भी वहां होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद। और बाकी एयरपोर्ट के मसले पे तो मैं घूमता चला देख के आ रहा था कि एयरपोर्ट में कोई ईंट लगी नहीं लगी, या फिल्म सिटी में कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मोदी जी उद्घाटन भी कर देंगे इन कामों का। शिलान्यास में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, लेकिन जमीन पे धरातल पे कुछ नहीं। यहाँ भूमि अधिग्रहण के भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं, और एयरपोर्ट में भी विस्थापन की जो नीति ऐसी बनाई उन्होंने कि लोगों को, किसानों की जिनकी जमीन भी जा रही है, अभी वे भी दुखी। मैं जब पिछली बार आया था यहाँ, मैं एक बात को कह गया था कि सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि इन घोटालों का पूरा खुलासा हो, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो भूस्वामी, जो जमीन के मालिक थे, जिन्होंने जमीन दी है विकास कार्यों के लिए, पूरा जो उनकी मांग है उन मांगों को हम मानेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी मैं इतना कहूंगा, अब चौधरी अजीत सिंह जी हमारे साथ नहीं है। ये बात एक और है मेरे संज्ञान में आई, जो असंवैधानिक काम है। पक्षपात नहीं होना चाहिए। यहाँ फैक्ट्रियों में जिस तरह के बोर्ड लगाए गए कि बाहर वाले ही जो है नौकरी पाएंगे, नोएडा का आदमी मुंबई जाके नौकरी करता है। जब हरियाणा ने लोकल के लिए आरक्षण किया, मैं उन्हें उसका भी विरोध किया था। क्यों किया? कि असंवैधानिक। लेकिन उसी तरह से अगर यहाँ ये कहा जाएगा कि लोकल आदमी को नहीं रखेंगे, यह भी असंवैधानिक। इसलिए क्षमता के अनुरूप जो आपकी क्षमता है, और यहाँ के बच्चे इतने होनहार हैं, वो लायक है कि अगर सही रूप से अगर प्राइवेट सेक्टर कोई एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है तो यहाँ के बच्चे पर्याप्त। और यहाँ के लोगों ने जमीन दी है, वरना ये इंडस्ट्री कहाँ लग जाती। इसलिए इन बच्चों के साथ न्याय हो। हमारी सरकार पूरा आपको संरक्षण देगी। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ, बाकी बातें तो ऐसी हैं। अब चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, बहुत सोच समझ के हमने एक फैसला लिया कि किस तरह से हम एक समीकरण बनाए, पश्चिम से आवाज निकले और उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवानों की खुशहाली के लिए हम सरकार बने। इसलिए हम और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल उत्तर प्रदेश की विकास की संभावनाओं को भर देने के लिए, उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। आप आशीर्वाद दें। 10 तारीख में ये समझ के कि मैं खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, उसी तरह से अवतार बढ़ाना जी को वोट करके जिताएं।